हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज रेजिस्टेंस, कैसे उसके फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गुड कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गुड कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और रेजिस्टर्स के बारे में। दो सब्सटेंस विच हैव द वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिन सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। रेजिस्टेंस कम होने का मीनिंग ये है कि अपने में से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास इजिली होने देगा। नाम से पता लग रहा है गुड कंडक्टर। गुड का मीनिंग जो अच्छा हो, कंडक्टर का मीनिंग जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। अब जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, इट मीन्स उसके पाथ के ऊपर रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं होने का मीनिंग है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल के एक बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जो अपने में से इजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। मतलब सिल्वर मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम है। सिल्वर मेटल गुड कंडक्टर है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द आल्सो गुड कंडक्टर। कॉपर और एल्यूमिनियम बिकेम गुड कंडक्टर है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आंसर आएगा? सिल्वर मेटल। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव द लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो सारी की सारी किसकी बनी होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम की, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अब बनाने को तो इलेक्ट्रिक वायर सिल्वर की भी बना सकते हैं। अब सिल्वर की बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। कॉस्टली होने का मीनिंग है कि जैसे सिल्वर वायर्स लगाएंगे तो रात को इसको चोरी करके ले जाएगा। इसलिए सिल्वर मेटल से हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि सिल्वर मेटल का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉस्ट बहुत कम होता है। मतलब इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं और सिल्वर मेटल को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं कर सकते। दो सब्सटेंस विच हैव द कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मीनिंग है कि अपने में से इजिली करंट को पास नहीं होने देगा, अपोज करेगा। द alloy like nichrome, manganese, constantan all have quite high resistance। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मीनिंग ये है कि अपने में से इजिली करंट पास नहीं होने देंगे। जितने भी मेटल है, एलॉय, जितने भी एलॉय है, नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंट, इनका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टर। मतलब अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। The resistor are used to make the electrical device where the high resistance is required। रेजिस्टर उन इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बनाने के लिए होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टर रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। पहले बताया था मैंने आपको, जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टर है जो, उसका काम क्या होता है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करना। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ द नाइक्रोम वायर व्हिच इज रेजिस्टर। अब देखा ही होगा जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, गीजर होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, ओवन है, ये इनका जो हीटिंग एलिमेंट होता है अंदर कुछ ना कुछ ग्लो करता है, जलता है, हीट करता है, बट वो उसमें करंट हमें नहीं लगता। मान लो हम उसको टच करें तो करंट नहीं लगता, हीट जरूर प्रोड्यूस होती है उसके अंदर। क्या लिखा है? हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ द नाइक्रोम वायर व्हिच इज ए रेजिस्टर। जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम वायर का, जो कि है रेजिस्टर। अब रेजिस्टर होने का मीनिंग है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मीनिंग है अपने में से हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बट करंट पास नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि गीजर को हाथ लगाते हैं या ओवन को, इलेक्ट्रिक आयरन को, हमें करंट नहीं लगता, जबकि वो पूरी तरह से क्या होती है? गर्म होती है। दो सब्सटेंस विच हैव द इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइटली मतलब बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो द थ्रू इट। इंसुलेटर क्या करता है? अब इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होने का मीनिंग है कि बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मीनिंग है कि अपने में से करंट पास नहीं होने देगा। भाई लिखा हुआ है कि जो इंसुलेटर होते हैं अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। रबड़ इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। रबड़ के एक अच्छा इंसुलेटर है। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हैंड में हैंड ग्लोव्स डालते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं। बिकॉज रबड़ इज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। वो इसलिए डालते हैं, तो वो एक अच्छा इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिक शॉक से भी वो बचा के रखता है। मतलब हमने इसमें पढ़ा कि गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टर के बारे में। गुड कंडक्टर का मीनिंग है इजिली करंट पास होने देगा। इजिली करंट पास होने का मीनिंग है रेजिस्टेंस कम होगा। जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी एक तरह से रेजिस्टेंस का एक स्पेशल केस है। हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ।
हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, 1/एरिया के। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या आ जाएगा, दैट इज रो L/A। इस रो को हम बोलते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी। दोबारा देखते हैं, हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, L के, रेजिस्टेंस किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, 1/A के। इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या आ गया, दैट इज रो, और रो किसका सिंबल है, रेजिस्टिविटी का। अब मुझे इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, तो एसआई यूनिट क्या आएगी देखते हैं। यहाँ से रो का फॉर्म में क्या बनेगा, ए डिवाइड के वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और एल मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या बनेगी, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगी, ओम इंटू में मीटर। यहाँ से रेजिस्टिविटी एसआई यूनिट बनेगी ओम इंटू में मीटर। क्लियर, डिस्कस करते हैं हम। Resistance of the given conductor is directly proportional to the length. Resistance of the conductor is directly proportional to the area of cross section. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहाँ से क्या आ गया, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। फिर इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के क्या आ गया, रो, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि आगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेजिस्टिविटी की। यहाँ पे ये लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि रेजिस्टेंस का एक स्पेशल केस है ये। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L/A में A, या रो इज इक्वल टू RA में L। अब मुझे बताने की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी का स्पेशल केस क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जब किसी वायर की लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा, देन उस केस में क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू में A कितना है, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में L कितना है, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R। इससे क्या पता लगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल कब होगी, व्हेन द वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड। जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस की इक्वल कब होगी, विच इज द 1 मीटर लेंथ, जब वायर की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। अभी आपको बताया मैंने कि जब L के प्लेस पे 1 मीटर आ जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस के इक्वल शो करना है। तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी आपको बताया मैंने, किसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस की यूनिट है और रेजिस्टिविटी की क्या होगी, ओम मीटर, अभी आपको बताया मैंने। उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड। रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब रेजिस्टिविटी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस is the characteristics property of the material and its values vary from material to material। जो किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, वेरी करती है। मतलब एलॉय की रेजिस्टिविटी अलग होती है, इंसुलेटर की अलग होती है, ग्लास, रबड़ी, चौथी, इनकी रेजिस्टिविटी अलग होती है। जैसे नाइक्रोम वायर, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। और द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और थिकनेस। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर, बट ये उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.69। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कॉपर वायर का, इसमें कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी बता रखी है। और वैसे जनरली जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर। इतनी उसकी रेजिस्टिविटी होती है, किसकी, इंसुलेटर की।
जो इंसुलेटर होते हैं लाइक ग्लास, रबड़, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है। अब इतनी ज्यादा होने का मीनिंग है अपने में से करंट को वो पास नहीं होने देंगे। जो एलॉय होते हैं, एलॉय की रेजिस्टिविटी कम होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6, इतनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ओम मीटर, इतनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी कम होने का मीनिंग ये है कि अपने में से ज्यादा करंट पास होने देगा एलॉय। और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक। अब उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखे हैं नोट्स के अंदर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये किसी कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी गिवन है। अब ये रेजिस्टिविटी गिवन है, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कब बनेगी, जब उस कॉपर वायर की लेंथ कितनी होगी, ρ = RA/L। अब ये हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है 1.69 × 10⁻⁻18 ओम मीटर। और रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगी, जब एरिया कितना होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगी, जब एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ कितनी होगी 1 मीटर होगी। तब हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से किसी वायर के हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है इतनी, वही मीन दैट, इसका मीनिंग क्या हुआ, वही टेक ए रोड ऑफ कॉपर मेटल 1 मीटर लॉन्ग। हमने यहाँ पे जो कॉपर मेटल की रोड लेनी है वो कितनी लेनी है, 1 मीटर लॉन्ग लेनी है। 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ कितनी होगी 1 मीटर। देन वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कितनी थी 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर थी, तो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ओके, थैंक यू।